हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो होप कि आपका जो सीसेट का एग्जाम था वो अच्छा गया होगा और आप आगे के मेंस के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है। आज में इस सेशन में हम यूपीएससी सीसेट 2024 में रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे उनका डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, डिटेल में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So let's start the session with our first question. So how many times do the hour hand and the minute hand coincide in a clock between 10 a.m. and 2 a.m. p.m. same day? ठीक है, अब ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था आपका क्लॉक चैप्टर का। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सी पता होनी चाहिए थी कि एंगल जो है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, मतलब 0 डिग्री एंगल उनके बीच में बनता है। और वो कितनी बार बनता है, 10 से लेकर पूरे 2 बजे के बीच में, 10 AM से लेकर आपका पूरा 2 PM हो रहा है। अब अगर आपको कॉन्सेप्चुअल ढंग से समझ पता नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े नहीं होंगे, आपका क्या करोगे, 2 यहां से लेकर यहां तक आपको 4 घंटे का टाइम मिलता है, आप लिख लोगे 4 टाइम। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात थी, जो 10 से लेके 11 तक, 10 AM टू 11 AM आपका 1 टाइम कोइंसाइड करेंगे दोनों हैंड्स। 11 AM से 1 AM तक, अब यहाँ पे 12 AM नहीं, 11 AM से 1 PM तक आपका 1 टाइम कवर करेगा। अब जो 12 बजे का टाइम है, क्योंकि वो उस 12 बजे के टाइम पर दोनों हैंड्स कोइंसाइड करते हैं, 12 is included in 11 to 12 also and 12 to 1 also, तो इसलिए सिर्फ 1 टाइम ही कोइंसाइड होता है। ठीक है, ना कि 2 टाइम। अब यहाँ पे 1 से 2 बजे के बीच में आपका कितनी बार हो जाना था, 1 टाइम। तो टोटल कितनी टाइम हो रहा है यहाँ पे, 3 टाइम्स हमारे ये जो दोनों हैंड्स है मिनट एंड आवर कोइंसाइड करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे 3 इस तरीके से आना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर। अब बहुत ही, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेसिक से उठ के आया है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पे। अब जब भी आपका लीप ईयर के इमीडिएट, ठीक है, कोई भी ईयर अगर इमीडिएट आपके ईयर इमीडिएट आफ्टर अ लीप ईयर होता है, तो आप क्या करते हो, वहां पे +6 कर देते हो। ठीक है, अब कोई भी नॉर्मल ईयर जो भी आपका लीप ईयर के तुरंत बाद होता है, वहां पे आप +6 कर देते हो। दूसरे जो ईयर होते हैं वो लीप ईयर के बाद नहीं आते हैं, वहां पे +11 कर देते हो। तो जो भी गिवन था यहाँ पे, आपने 2025 में जैसे ही +6 किया, आपका आया 2031। सो दिस शुड बी योर आंसर। बहुत आसानी से आपने यहाँ निकाल लिया। तो ये वर्क कहाँ करता है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, मतलब ऑड डेज पे ही वर्क करता है कि ऑड डेज 0 होने चाहिए बिटवीन दोज 2 ईयर्स। ठीक है, अब 2025 से लेकर 2031 में आप काउंट करते हो, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम +6 करते हैं, हमारी ट्रिक होती है, तो हमारा रिपीटेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर होना था। नेक्स्ट आपका क्लॉक का ही क्वेश्चन है। एंगल पूछा गया है कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4 to 5 आवर्स। अब ये वाला सिंपल बेसिक क्वेश्चन था ये भी, राइट। आपको फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना था कि जो हमने क्लॉक वाले चैप्टर में फॉर्मूला सीखे थे कि किससे आप एंगल निकालते हो, किससे आप टाइम निकालते हो। ठीक है, तो 30h माइनस 11/2m आपको यहाँ पे बस यूज करना था और वैल्यूज पुट करनी थी भाई, राइट। आप करते तो आपने देखा होगा यहाँ पे h की जगह पे आप 4 को रखोगे, आवर्स वाले पार्ट को, और यहाँ पे 11/2m की जगह पे आप मिनट वाले पार्ट को रखोगे। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है आपको। ये 120 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 120 माइनस ये पूरा आपका 2, 7 एंड 5/2 करके। तो यहां से जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम के बाद ये हो जाएगा 240 माइनस 375/2। तो आप डायरेक्ट जब इसको करोगे तो आपके पास 35/2 आएगा माइनस में। अब यहां से अगर आप इस बोर्ड को हटा दोगे, माइनस हटा दोगे, तो ये खुला ऐसे करके 25/2 बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये जो हमारे पास आया है, ये क्या है, हमारा एंगल है, यही थीटा आया है। तो इसको पूरा सॉल्व करो, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है आंसर। तो आप देखोगे तो ये आएगा 17.5। सी भाई क्या करना था,
फॉर्मूला रखना था, बेसिक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है 30h - 11 बाई m का, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते, आर के जगह पे आगे वाला आर वाला पार्ट, मिनट के जगह पे मिनट वाला पार्ट, बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो 17.5 डिग्री हमारा आंसर बनता। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज का क्वेश्चन, इस टाइप से आपके पास है। अब आपको क्या करना होता है, इनमें सबसे पहले तो काउंट कर लो कितने लेटर्स हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 कितने लेटर्स हैं आपके, टोटल 20 लेटर्स यहाँ पे आपके निकल के आए हैं, ठीक है। 20 लेटर्स निकल के आए तो 20 में हम ब्रेक कर देते हैं इनको पेयर पेयर में, या तो 4 में कर दो 4 4 में, या तो 5 5 की टर्म्स में ब्रेक कर दो। तो ऐसे करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं 5 5 की टर्म से एक बार, क्योंकि थोड़ा ABCD पूरा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 5 के उसमें कर देते हैं। आपने जब भी ऐसे देखोगे आप 2 लेटर रिपीट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ABB, मतलब यहाँ पे BBCD, ठीक है। उसके बाद बाकी में आपको जितने भी लेटर हैं A B और CD की ही बात हो रही है, A B C और D की बात हो रही है, कोई और नेक्स्ट लेटर नहीं आएगा। तो इसका मतलब इनमें से एक ही यहाँ पे फिल होगा। यहाँ पे देखो तो ABC और डैश और D है, यहाँ पे देखो तो ABCD पूरा है बट एक और डैश है, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप सीक्वेंस को आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस चलाना है, राइट। सो आप क्या करो, तो अगर यहाँ पे 2 B हैं, हो सकता है यहाँ पे 2 A होंगे, जिस हिसाब से अगर देखें तो AABCD, ABBCD, फिर देखो ABCCD। अभी तक आपके जो ब्लैंक में आपने जो लॉजिक लगा के रखा है यहाँ पे वो सही बैठ रहा है ना। अब आपका ABC और DD, तो हर एक लेटर की बारी आ रही है रिपीट होने की और वो चलता रहेगा। अब यहाँ पे ABCDD आ गया तो आगे से वही आपका रिपीट होगा बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या फिल किया, यहाँ पे A और D आपने फिल किया, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी। तो आपने इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर यहाँ पे आप वैसे भी आपके 4 ही लेटर थे, ये बहुत इजी था, आप इसको पेयर अप करके डायरेक्ट ऑप्शन से भी फिल करते तो भी आपको समझ आ जाता कि रिपीटेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। अब ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको ये चीजें जब आप चैप्टर को पढ़ते हो तब आपको चीजों को समझना चाहिए, राइट। आपको वहीं पे मतलब ये थोड़ा विजुअलाइजेशन वाला था, आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन करना होगा, ठीक है। अपने घर में आप एक 3D फिगर लीजिए क्यूब शेप का, और उसको चाहो कि आपको 64 पार्ट्स में काटना है, तो आप कितने पार्ट्स में उसको कट लगाओगे। तो आप देखोगे अब वो 3D फिगर है, 3 डायमेंशन में उसको आप कट करोगे, राइट। क्योंकि जैसे कि एक ये है, ये मान लो 3D है, तो एक आप ऐसे कट करोगे उसको काटने के लिए, एक तो आप नॉर्मल कट करोगे, ठीक है। अब 64 है तो 64 बनाने के लिए आप कैसे करोगे इसको, 3 कट्स यहां लग जाएंगे, 3 कट्स यहां लग जाएंगे। अब आप कहोगे ये तो 6 हो गए, बट एक कट आपका दूसरी डायरेक्शन में भी लगेगा। जैसे अगर आप एक अपने इमेजिन करो, आपने 3D फिगर पकड़ा हुआ है, ठीक है, एक आपने ऐसे किया, ओके, फिर आपने एक ऐसे किया, मतलब इस उसमें, फिर आप एक उसको बीच से भी तो काटोगे, ठीक है, फिर आप उसको इसमें आप एक क्या करोगे, आप बीच से भी तो काटोगे, तो आपका क्या हो गया, तीनों डायमेंशन में आप उसको 3 टाइम काटोगे, तीनों डायमेंशन में, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 9 टाइम जो आपका लीस्ट नंबर हो गया कट का, यहाँ पे आंसर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन January 1st 2023 a person saves ₹1, okay. Next is on January 2nd 23 he saved 2 more than on the previous day. On 3rd he saved 2 more than on the previous day, मतलब उसके प्रीवियस डे से उसने 2 ज्यादा। तो हर बार वो क्या कर रहा है, जैसे उसने 1 जनवरी को, ये 1 जनवरी है, ठीक है, ये 2 जनवरी है और ये 3rd, ऐसे करके आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, फर्स्ट को उसने ₹1 लिखा हुआ है, ₹1, ठीक है। सेकंड को उसने 1 से 2 ज्यादा, तो 1 से 2 ज्यादा का मतलब 3 यहाँ पे +2, मतलब 2 more than 1। नेक्स्ट डे उसने 2 more than 3 उसने किया, ऐसे ऐसे करके वो आगे चलाएगा। तो नेक्स्ट वो 7 करेगा, फिर 9 करेगा, ऐसे ऐसे करके 11 करेगा, आगे चलता रहेगा। तो कब तक चलाना है,
at the end of which date was his total savings a perfect square as well as a perfect cube. कि जब तक आप प्लस करो, जब तक उसकी सेविंग्स, मतलब ये जो सेव कर रहा है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका काम है सोचना कि परफेक्ट क्यूब क्या है और परफेक्ट स्क्वायर क्या है जी। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, अब आप ध्यान दो, आपका क्यूब में चलते हैं 1 क्यूब, 8 क्यूब 2 का, ठीक है, ऐसे ही 27, 64, 125 और आगे चल के इसका 216, ये 66 तक के क्यूब हो गए। आगे चलते रहेंगे हम, नहीं मिलेगा तो फिर आपका 1 4, मतलब ये स्क्वायर है, ठीक है, दीज आर क्यूब्स एंड दीज आर स्क्वायर्स, ठीक है, 9 16 25 36 और अभी आपका सिमिलर कोई नंबर दिख रहा है नहीं। जब आपको सिमिलर दिख जाएगा इसका मतलब फर्स्ट जो नंबर होगा, जो पहला परफेक्ट क्यूब और स्क्वायर होगा, वो हम वहां पे चूज करेंगे। अब आपका 6 49 64, 6 जा 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो आपको दिख रहा होगा 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो एंड इट इज अ क्यूब ऑल्सो, राइट। तो इट मीन्स इनका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 64 तक जाना चाहिए मेरा सम। तो मुझे समेशन करना है बस 64 तक, और वो कौन सी डेट तक आएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे तक आपने जहां पे तक लिखा है उसी को ऐड कर दो एक बार, तो 4 9 18 25 और 26 और 36, यहां तक आपका 36 सम हो रहा है, 64 नहीं हुआ। इट मीन्स ये थर्ड का था, ठीक है, ये आपका 4th जनवरी का होगा, ये 5th जनवरी का, ये 6th जनवरी का, नेक्स्ट 7th जनवरी का और 8th जनवरी का। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 7th वाला, तो 7th तक देखते हैं। यहाँ पे आपने 11 किया तो यहाँ पे आप कितना करोगे, यहाँ पे आप 15 करोगे, राइट। तो आप इनको ऐड करो, यहाँ पे तक 36 हो गया था सम, 36 प्लस 5 41, 41 51, तो 64 नहीं हुआ है, इट मींस फर्स्ट ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 8th ऑफ जनवरी का, तो 8th ऑफ जनवरी तक जाओ, अब वो 2 मोर इसमें ऐड करेगा, राइट, 2 मोर ऐड करेगा, तो इट मींस यहाँ पे 17 हो गया। तो यहाँ पे तक तो आपका सम कितना हो गया है, 36 41 51, 1 सेकेंड, 4 9 18 25, ठीक है, हाँ यहाँ पे 13 आएगा, सॉरी ये वाला 13 होगा, तभी ये 13 और ये 15, ठीक है। तो 13 करके भी देखेंगे तो 64 से नीचे ही आएगा, राइट। अब यहां तक जब हमने किया 36 प्लस 3 39 और 49 यहां तक कंप्लीट हो गया, 49 प्लस 5 54 प्लस 10 64, तो हमारे पास 8th ऑफ जनवरी तक सम कितना आ गया, 64 आ गया। अगर आप इन सबको सम करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। हर दिन 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आंसर विल बी 8th ऑफ जनवरी। तो आपने सबसे पहले इसमें क्या समझना था कि भाई वो हर एक दिन मतलब जो कॉन्टिन्यूअस डेज पे 2 मोर ऐड कर रहा है, वो एडिशन 64 तक जाना चाहिए बस। और वो कौन सी डेट तक जाएगा वो आपको एडिशन करने पर बस प्लस सही कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक सिलॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में है और सिलॉजिज्म का टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत आपको सिलॉजिज्म के कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप इसको समझ सकते थे, ठीक है। अ मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट लेबल P Q R एंड S। एक आपको मेन स्टेटमेंट दी गई है और ये 4 और स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको दिखाना था कि ये चारों का जो पेयर है वो किस तरीके से बनेगा कि ये इस मेन को आपको क्या करें, फॉलो करें। अब सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन था वो थोड़ा स्किप करने का क्वेश्चन था क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंड, इट कैन बी मतलब ये आपका नेगेटिव मार्किंग भी ला सकता था क्योंकि आपको प्रॉपर यहाँ पे सॉल्यूशन का और आंसर का पता नहीं चलता कि भाई पहली बात तो निकालना कैसे है, और जो निकाला भी है क्या वो सही है या नहीं, वो भी आपको कंफ्यूजन हो सकता था। तो बेटर था कि आप इसको स्किप कर देते, ठीक है। बट समझने के लिए हम समझ सकते हैं। पहली बात तो जो ऊपर लिखा है वो भी कंफ्यूजिंग है, वो भी थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, राइट। तो इसमें लिखा है कि ये जो चारों हमारी स्टेटमेंट है वो मेन स्टेटमेंट के थ्रू, मतलब मेन स्टेटमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, मेन स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज द सेकेंड। जो आपका पेयर बन रहा है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दो स्टेटमेंट का पेयर है, मतलब S और P, एक स्टेटमेंट S है एक P है, इस टाइप से। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो दूसरी को फॉलो, मतलब सॉरी
पहली को जो दूसरी जो स्टेटमेंट है वो पहली को फॉलो करे, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो आप ये ऑप्शन चूज करोगे, जिस तरीके से एस और पी लिखा है सबसे पहले, इट मींस पी शुड फॉलो एस या पी शुड सपोर्ट एस। इसी टाइप से एस और पी दोनों ही कहां से होनी चाहिए, यहां से होनी चाहिए। तो यही कुछ लिखा गया था इसमें। अब थोड़ा समझते हैं। पहली आपको मेन स्टेटमेंट से क्या सीखने को मिलता है ये समझिए। प्रदीप बिकम्स ईदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। प्रदीप या तो डायरेक्टर है या तो प्रोड्यूसर है। क्या है, प्रदीप बिकम्स ईदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। ओके, तो आपके पास या तो डायरेक्टर या तो प्रदीप। जब भी ईदर और होता है इट मींस कि वो दोनों नहीं हो सकता। साइमल्टेनियसली प्रदीप कैन नॉट बी डायरेक्टर एंड ही कैन नॉट बी प्रोड्यूसर। या अगर वो डायरेक्टर है तो वो प्रोड्यूसर नहीं है, अगर वो प्रोड्यूसर है तो वो डायरेक्टर नहीं है। इसका मीनिंग ये था यहाँ पे। अब इस हिसाब से आपने आगे बढ़ना था कि आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है उस हिसाब से चलिए। तो हम जब देखें एस और पी के लिए, तो एस और पी के लिए देखिए, ये रहा एस, ये रहा पी। तो आपको कहा गया है प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर। तो सिंपल सी बात है, ये भी आपके पास है, इसको भी कंसीडर करके रखो कि अगर प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर नहीं है तो डायरेक्टर होगा। इट मींस एस एंड पी आर करेक्ट, है ना। प्रदीप अगर प्रोड्यूसर नहीं है तो डायरेक्टर होगा। लेट्स चेक आर एंड क्यू। तो अगर आप आर और क्यू को चेक करते हो तो आपको दिखेगा अगर प्रदीप एक डायरेक्टर नहीं है तो प्रोड्यूसर होगा। मतलब एक चीज नहीं है तो दूसरी चीज होगा ना, साथ में दोनों नहीं होंगे। अगर एक के लिए आप मना कर रहे हो तो आप दूसरे के लिए यस करोगे। ये इधर और का फंडा है हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रू है, दोनों ही सही हैं, तो आपको चूज करना पड़ता सी ऑप्शन। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन यहाँ पे दिमाग था कि आपको ये इधर और की बातें पता होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली कभी भी कोई दो रिलेशन सही नहीं होते हैं। अगर वो डायरेक्टर है तो वो प्रोड्यूसर नहीं होगा, अगर वो प्रोड्यूसर है तो वो डायरेक्टर नहीं होगा। इस टाइप से आपको समझना था यहाँ पे, और उस हिसाब से ये चीज फॉलो होती। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी इक्वेशन एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोडेड। ठीक है, तो कोडेड इनइक्वालिटी है, तो पिछले साल भी देखा गया था और ये वैसे नहीं आता था आपके एग्जाम में, अब ऐड होने लग गया है, तो इसको देख लीजिए। वैसे ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते, नहीं आपको समझ आता कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर होता भी कुछ तो आपको कंफ्यूजन होती आंसर में। अब आपका क्या लिखा गया है कि P मीन्स ग्रेटर देन, मतलब P जहां पे भी लिखा होगा, देखो ये ब्रैकेट वगैरह में P ABCD कुछ लिखा हुआ है ना, तो इनका मतलब है अगर जहां पे P है तो वहां पे ग्रेटर का सिंबल है। ठीक है, तो साथ में लग लो, यहाँ पे ग्रेटर है। अगर Q है तो वहां पे लेस है, अगर R है तो वहां पे ग्रेटर स्मॉलर इक्वल है। ठीक है, तो ब्रैकेट में उनके सिंबल भी लिखे गए हैं और ये फालतू में लिखा गया है, वैसे तो ये लिखा ही गया था। ठीक है, एस का मीनिंग है नॉट लेस देन इज इक्वल ये, और टी का मीनिंग है लास्ट में इक्वल टू। तो ये हमारा यहाँ पे इनका मीनिंग हो गया। तो आपको 5 तरीके के इनइक्वालिटी के सिंबल यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। अब आपका क्या है, ये आप जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों देखना है। अगर ये दोनों सही हैं तो ये आपको दिखाना था कि ट्रू है या फॉल्स है। अब सबसे पहले ये देखिए, फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 2x, साथ के साथ इसको वैल्यूज को पुट कर दो। s का मीनिंग है ग्रेटर, तो ये ग्रेटर 3y। ठीक है, एंड आपके पास यहाँ पे क्या है, 3x, t का मतलब इक्वल, और 4z। तो ये हमारे पास इतने हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास है। बट आपको आपको जो शो करना है, वो 9yp8z है। यहां पे आपको कहीं 9y नहीं मिल रहा है, तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली आप सॉल्व करना पड़ेगा। इस वाले इक्वेशन को आपको करना था 9y8z बनाने के लिए आप इसको करो, इससे इक्वेट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो आप जब मल्टीप्लीकेशन करोगे इसका तो आपके पास निकल के आएगा 6x ग्रेटर इक्वल 3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करोगे ना, बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपके पास ये 9y बन जाएगा। एक इक्वेशन ये हो जाएगी। फिर यहां से अगर आप इस वाले को देखो तो इसके सिमिलर बनाना है। ठीक है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो इट विल बिकम 6x एंड इज इक्वल टू 8z। ये बना आपका इस टाइप से। तो ये आपकी हो गई
फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, राइट। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया आपका। अब आपने यहाँ पे क्या करना था, ये अब आपको थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा होगा ऊपर उसके, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये बन गया आपका 9y, p के लिए सॉल्व करो, p की वैल्यू है ये और 8z। अब आपको कुछ सिमिलर दिख रहा है। यूजिंग बोथ द इक्वेशंस यू कैन से दैट यूजिंग बोथ ऑफ देम, अगर 6x यहाँ है 6x यहाँ है तो सिमिलर ही हो गया। अगर 6x 8z के इक्वल है, क्या आप ये लिख सकते हो 6x is equal, sorry 6x greater 9y is equal to 8z। तो ये 8z के इक्वल ही है, ग्रेटर इससे है, तो हमने पूरा इसको एक उसमें लिख दिया है। अब आप देखो आपके पास ये है, आपके पास यहां से क्या निकल के आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या निकल के आएगा, इट विल बी 8z ग्रेटर इक्वल 9y निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा भाई, है ना। आपको जो यहाँ पे दिखाया गया है वो प्रॉपर उल्टा है, यहाँ 9y स्मॉलर है, यहाँ पे ये ग्रेटर है। इट मीन जो गिवन था वो क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या है भाई आपका, ये वाला क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे लिख दो फॉल्स, क्योंकि ये बन रहा है बिल्कुल डिफरेंट बन रहा है। 8z ग्रेटर इक्वल 9y दिखता है यहाँ पे भी, तो ये आपका सही होता। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या था, इफ सिमिलरली आप इसको भी देखेंगे तो सेकेंड वाला देखो, x क्यू मतलब स्मॉलर 2y, और नेक्स्ट था हमारे पास y r और z का। तो y कहाँ है, ये रहा r और z, ठीक है। तो ये आपके पास लिखा गया है इसमें। अब आपको शो क्या करना है यहाँ पे से ये वाला, तो इसको सिंप्लीफाई करिए एक बार। एक्स आर का मतलब ये और z, ठीक है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिखेगा कि x स्मॉलर इक्वल z मुझे शो करना है। यहाँ पे से आपको इन दोनों को इक्वेट करने के लिए भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि ये इक्वेट हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमने बोथ साइड इक्वल करके इतना निकाला। बट आप अगर ज्यादा से ज्यादा x तो अकेला है, z है, यहाँ पे x स्मॉलर देन 2y है, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन 2y बना भी दूं तो यहाँ पे 2z बन जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो ये 2y स्मॉलर इक्वल z बन जाएगा, 2z सॉरी, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो आपका ये ज्यादा से ज्यादा 2y स्मॉलर इक्वल 2z, और ये अगर हम दोनों से करें तो इसका इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या z ग्रेटर इक्वल x मिल रहा है क्या, नहीं, आपको 2z ग्रेटर यहाँ पे x नहीं, सॉरी 2z ग्रेटर, सॉरी 2z इज ग्रेटर इक्वल टू 2y, 2y इज ग्रेटर देन x। तो ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जब भी इनइक्वालिटी के सिंबल्स होते हैं तो उसमें प्रेफरेंस भी गिवन होता है। अगर एक ही इक्वेशन में आपको 2 से ज्यादा साइन मिल जाए तो आपको प्रायोरिटी देनी होती है। तो प्रायोरिटी हमेशा जो ये वाला सिंबल होता है जिसके नीचे ये इक्वल टू नहीं गिवन होता ना, उसे आपको प्रायोरिटी मिलती है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपका ये आएगा, राइट। शो क्या करना है, ये दिख क्या रहा है ये, तो आपके पास ये ऑलरेडी क्या होगा, ये भी आपका फॉल्स होगा। तो बोथ ऑफ देम आर फॉल्स, इट मीन्स नीदर 1 नॉर 2। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली एग्जाम में तो आपको ये क्या करना था, स्किप ही करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इन अ सर्टेन कोड ABCD इज रिटर्न एज दिस एंड EFGH इज रिटर्न एज दिस। अगर सीधे देखा जाए, एकदम से देखा जाए तो आपका इसमें थोड़ा लॉजिक फाइंड आउट करने में मुश्किल हो सकती है, बट अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, ठीक है, इसी चैनल से भी अगर आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारे ही जो टॉपिक्स थे वो कवर रखे थे, राइट। तो आपको पता चलता कि ABCD और EFGH, राइट। सो इसका 24 है, उसका 1680 है, तो IJKL का क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इनकी प्लेस वैल्यूज को मल्टीप्लीकेशन करें तो आपको मिलेगा 24। ये तो बिल्कुल सेम आ गया। तो लेट्स चेक दिस लॉजिक इन द सेकेंड वन। सो 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, तो 8 5 जा 40, 240 मल्टीप्लाई 7 कर लो यहाँ पे भाई आप, तो ये आपका हो जाएगा 8
और ये हो जाएगा 16 से 80। दोनों में काम कर गया लॉजिक, तो इसका मतलब यही सही है। तो अब IJKL का भी यही होगा, 9 मल्टीप्लीकेशन 10 मल्टीप्लीकेशन 11 मल्टीप्लीकेशन 12। तो 12 9 108, 1080 हो जाएगा आराम से। तो 108 मल्टीप्लीकेशन बाय 11, तो 108 मल्टीप्लीकेशन बाय 11 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 0 फिर 1 सेकेंड 8 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका आ जाता। ओके, तो अब अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका पूरा 11880। बस मल्टीप्लीकेशन ही करना है आपको। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमेशा जब भी अल्फाबेट्स नंबर्स में चेंज होते हैं तो आप ऑपरेशन कहाँ करते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका अप्लाई होता है उनकी प्लेस वैल्यूज पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ इन अ सर्टेन कोड पॉट इज रिटर्न एज अ टॉप एंड ट्रैप इज रिटर्न एज अ पार्ट एंड देन ये अरेना कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो बहुत इजी था ये क्वेश्चन, तो आपको रिवर्स कर देना था। पहले टॉप पॉट का टॉप कर दो और आगे से एक ऐड कर दो। यहीं पे जैसे ट्रैप का रैप कर दो, नहीं सॉरी, हाँ ट्रैप का पार्ट कर दो और उसके बाद ए ऐड कर दो, मतलब वर्ड को पूरा रिवर्स कर दो। तो अगर हम ये एरेना है इसको पूरा रिवर्स भी करते हैं तो ANERA, आपको रिवर्स में चलना है। अब आगे से एक ऐड भी करना है क्योंकि ये तो पुराना ए था ना, ये नया ए ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, AANERA। ओके, ये आपका आंसर आना था। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन सम कोड लेटर्स PQRST रिप्रेजेंट नंबर्स 4 5 10 12 और 15। मतलब ये नंबर तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट आपको नहीं पता कौन से लेटर का कौन सा नंबर है इसमें। ठीक है, सो विच सॉरी इफ Q minus S is equal to 2S and T is equal to R plus S plus 3, दो इक्वेशन दी गई है तो आपको पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए पहले आपको हर एक लेटर की नंबर जो है, वैल्यूज जो है वो निकालनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए यूज करेंगे दोनों की दोनों हम इक्वेशंस को। सो फर्स्ट यूज करते हैं Q माइनस S इज इक्वल टू 2S को। ठीक है, यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा Q इज इक्वल टू 3S। अब हम यहां से देखते हैं कि Q और S की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, तो Q एंड S, तो Q आप अगर S मेरे पास 4 होता है, 4 से स्टार्ट करो, 4 होता है तो Q कितना हो जाएगा 12। अगर S मेरे पास 5 होता है तो Q हो जाएगा 15 और S मेरे पास अगर 10 होता है तो Q हो जाएगा 30। 30 आपके लिस्ट से बाहर है, इट मींस यहां से अब आपके पास बड़े नंबर आएंगे। तो दो चॉइस आपके पास हो गई, S के लिए 4 और 5 की। ये इक्वेशन तो यहीं पे इतना काम हमने कर दिया। दूसरी वाली इक्वेशन को चूज करते हैं, कितना था, T इज प्लस R प्लस सॉरी T इज इक्वल टू R प्लस S प्लस 3। अगर मान लो केस 1 करो कि अगर S आपका क्या है, केस 1 अगर S मेरे पास 4 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा R प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, राइट। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर S 4 है तो आपके पास 7 प्लस आप 5 करोगे, 7 प्लस 10 करोगे और आगे चलोगे, तो 7 प्लस 10 करोगे तो आपके पास बड़ा नंबर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप कितना कर सकते हो, 7 प्लस 5 ही यहाँ पे कर सकते हो, जिससे आपका T कितना निकल के आ जाएगा 12। यहां तो हो गया कि S आपने 4 माना। अगर सेकेंड केस रखो कि आपका जो S है आपने 5 माना, तो T इज इक्वल टू R प्लस 8 हो जाएगा ये, राइट। अब यहाँ पे 8 में आप क्या प्लस करोगे कि T के इक्वल आ जाए, तो अगर आप 8 में 4 प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा, राइट। ठीक है, 8 में आप 5 नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी S हो चुका है। 8 में अगर 10 करोगे तो बड़ा नंबर, तो इट मींस यहां से चाहे आप S कितना भी हो, T तो 12 निकल के आ रहा है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि T की वैल्यू जो है हमारी कितनी है, 12 निकल के आएगी। और R और S का मुझे नहीं पता, तो R और S कैन बी 4 और 5, इन दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, अब यहां पे से एक चीज देखिए, अगर T 12 है तो यहां पे Q जो है वो 12 भी नहीं हो सकता ना,
राइट, क्योंकि टी आपने 12 निकाल के लाया, तो क्यू के लिए एक केस बचा ये वाला बस, 15 और 5 वाला। ओके, 15 एंड 5 वाला केस आपका इसके लिए बचा है। अब आपका यहां पे से ये चीज तो क्लियर हो गई, t इज इक्वल टू 12 और q इज इक्वल टू 15। s और r का नहीं पता, बट यहां से s का पता चल चुका है कि अगर s 5 है तो ही 15 है ना, तो s को 5 होना ही पड़ेगा। अगर s 5 है तो r विल बी 4 और p बच के आपका निकल गया 10। सबकी वैल्यू आ गई। बस अब ये कुछ नहीं, अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहां पे से वैल्यूज रखो, आपके पास 10 है प्लस 4 है माइनस 12 है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 14 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 2, तो 2 विल बी द आंसर। क्या करना था आपको, इक्वेशंस को यूज करके हर एक लेटर की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पे आंसर रखना था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है ये। तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन ऑप्शंस का मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट आपको सिर्फ पहली स्टेटमेंट को यूज करना होता है, दूसरी बार सिर्फ दूसरी को, ठीक है। दोनों से आंसर नहीं निकाला तब आपको दोनों का डेटा यूज करना होता है, मिलाना होता है। तो फर्स्ट से आपको क्या क्या मिल सकता है कि पहले तो क्या कह रहे हैं कि PQRS appeared in a test, तो क्वेश्चन है कि P has P scored more marks than Q। तो ये आपको दिखाना है कि P के मार्क्स जो है वो Q से ज्यादा हैं, और कहां से दिख रहा है वो आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहां से आपको मिल रहा है P plus Q is equal to sum of marks by R and S। तो क्या आप यहां से P और Q के इंडिविजुअल मार्क्स का कंपैरिजन कर सकते हो, नहीं। सो फर्स्ट से तो आंसर नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर आप सेकंड से देखोगे, सेकंड ने कहा है कि P प्लस S इज मोर देन Q प्लस R। अब आप कहोगे यहां से तो पता चल रहा है कि P और Q में बड़ा कौन है, P बड़ा दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है, P S के साथ मिलकर बड़ा है, राइट। तो आप देखो, हो सकता है कि P छोटी वैल्यू है और S बड़ी है, इसलिए ये इन दोनों से इक्वल है, बराबर है, सॉरी बड़े हैं। हो सकता है कि P कैन बी ग्रेटर और S नीचे हो सकता है, वो तब इनसे बड़े हैं। तो P आपका ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इसी तरीके से P आपका Q से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यहां से अभी कोई भी चीज फिक्स नहीं है, तो सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा होगा। दोनों से इंडिविजुअली आंसर नहीं निकल पाता तो आप दोनों के डेटा को यूज करते हो। तो अब यहां से आप दोनों के डेटा को भी यूज करोगे तो आपके पास इससे P और Q का कंपैरिजन फिर भी नहीं होने वाला, तो आप चूज करोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कि दोनों को मिलाकर भी आपका आंसर नहीं आया। ओके, सो दिस वाज द आंसर। तो इसके लिए थोड़ा आपको डेटा सफिशिएंसी का पता होना चाहिए, रैंकिंग के चैप्टर का पता होना चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन बेस्ड पजल। A person walks 100 meter straight from his house, turns left and walks 100 meter. Again turns left and walks 300 meter. पहले कहा गया है कि यहाँ मान लो उसका हाउस है और बताया नहीं गया है कि किस डायरेक्शन, तो आप कहीं पे को भी चला लो उसको, ठीक है, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे 100 मीटर चला वो ऊपर की साइड, टर्न लेफ्ट मतलब उसके बाद वो लेफ्ट चला, तो कितना चल गया वो 100 मीटर अगेन, उसके बाद एक और लेफ्ट लेके वो 300 मीटर चला है। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर टू रीच ऑफिस। यहां से एक राइट टर्न लेता है और वो यहां से कहां जाएगा आपका, यहां से आपके पास 100 मीटर लेकर ऑफिस पहुंच गया, ठीक है। अब यहां से बोला गया है कि इफ हिज ऑफिस एग्जैक्टली इन नॉर्थ ईस्ट, तो बताओ कि उस जो वो इनिशियली स्टार्ट किया था तो कौन सी डायरेक्शन में स्टार्ट किया था। सो अब आपको कहां दिख रहा है उसका ऑफिस, आपको दिख रहा है साउथ ईस्ट में, बोला क्या गया है नॉर्थ ईस्ट। इट मींस चेंजेस ऑफ डायरेक्शन हुआ है, जो साउथ ईस्ट बना है वो नॉर्थ ईस्ट था एक्चुअली। तो आपका चेंज जितने का भी यहां पे आएगा वही आप इनिशियली भी निकालोगे, ठीक है। तो आपके पास यहां पे साउथ ईस्ट का कंप्लीट ऑपोजिट कर दो, क्योंकि साउथ ईस्ट का कंप्लीट ऑपोजिट ही तो नॉर्थ ईस्ट है ना, ऐसे ही तो होता है। सॉरी 1 सेकेंड, सॉरी साउथ वेस्ट है, हाँ साउथ वेस्ट है ये, ठीक है। साउथ वेस्ट में हमें दिख रहा है, साउथ वेस्ट का कंप्लीट ऑपोजिट साइड दिख रही है नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब जो यहाँ पे चेंज आया है वही चेंज आपका जो आपने शुरुआत की थी वहां पे आना है। इस डायग्राम के मुताबिक मैंने शुरुआत कहाँ की थी, मैंने शुरुआत की थी नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने कहाँ शुरुआत की थी, नॉर्थ डायरेक्शन में, ओके। तो यहां से अगर मैं नॉर्थ में चली थी बट वो गलत था,
और मुझे इस तरीके से एग्जामिनर के हिसाब से चेंज करना है, तो अगर साउथ वेस्ट का नॉर्थ ईस्ट हो गया डायरेक्टली ऑपोजिट, तो भाई नॉर्थ का भी डायरेक्टली ऑपोजिट होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली जो चेंज यहां आया है वही चेंज आपको यहां लगाना है बस। तो आप कहां स्टार्ट किए थे, आपने किया था साउथ डायरेक्शन में स्टार्ट। ओके ठीक है, तो यही था आपको जो फाइनली जो चेंज मिला है, जितना भी डिग्री आपने यहाँ पे चेंज किया है वो उतना ही आप यहाँ पे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्ट की तरफ चलता है 100 मीटर, देन टर्न लेफ्ट और एक और 100 मीटर चला। यहां से अब वो चलेगा तो वो नीचे की तरफ देख रहा था, उसने क्या किया 225 डिग्री का टर्न क्लॉकवाइज में लिया, और अब बताओ कि वो कहां देख रहा है, कहां की तरफ वॉक कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो समझे कि 225 जो डिग्री है उसके लिए आपको एक 180 डिग्री ले लो और एक 45 डिग्री ले लो, इजी रहेगा। 180 डिग्री डायरेक्टली ऑपोजिट कर दो। तो अगर पर्सन अभी यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहा है, तो बाद में अगर डायरेक्टली ऊपर कर दोगे, मतलब चेंज कर दोगे 180 डिग्री, तो ही विल लुक नॉर्थ डायरेक्शन। अब 180 डिग्री तो हो गया, 45 बचा है। यहां से आपको जब भी मैंने बताया है कि क्लॉकवाइज मतलब किसी भी पर्सन की राइट डायरेक्शन में, तो टर्न कहां होगा, इधर की साइड। तो यहाँ की साइड टर्न होगा 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का टर्न लेके वो इधर की साइड फेस करेगा, मतलब वो अब इस डायरेक्शन में भागेगा। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है भाई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अभी वो कहां वॉक कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, आफ्टर टर्निंग 225 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a statement is given followed by two conclusions numbered 1 and 2, consider the statement and conclusion। तो सिंपल है, ये यहाँ पे आपको पूरा अपने दिमाग का काम करना था कि स्टेटमेंट में कहा गया है इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। तो यहाँ से कंक्लूजन है इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। तो सबसे पहले कि अगर इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है मिल्क का, तो जरूरी नहीं है कि इंडिया एक्सपोर्टर होगा लार्जेस्ट, राइट, करता होगा एक्सपोर्ट बट इतने एक्सटेंट पे नहीं। वो हमें कोई एविडेंस यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में ही नहीं मिला है। स्टेटमेंट ने जितना बोला गया है ये उससे क्या है, बियॉन्ड है, तो ये कंक्लूजन नहीं हो सकता है। कंक्लूजन कहां से होता है कि स्टेटमेंट आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहा है, राइट। सो यहां से ये तो रॉन्ग है। नेक्स्ट, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क, ये भी आपका रॉन्ग है कि यहां से ये भी आपको पता, इस ऊपर स्टेटमेंट से ये भी आपको कंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो आपका आंसर आएगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकेंड फॉलोज। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हमने यहाँ पे पूरे कंप्लीट 15 क्वेश्चन किए रीजनिंग के, जो आपके 2024 के एग्जाम में आए थे। जो भी आपके नंबर सीरीज या नंबर बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हम क्वांट्स में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज 15 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग कवर हो। सो आई होप यू लाइक द सेशन एंड नाउ दिस इज द कोर्स हेयर। आपको आप में से कई स्टूडेंट्स हैं जिनको कोर्स अगर लगता है कि कोर्स परचेज कर लेना चाहिए या कोर्स की हेल्प से वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, टेस्ट दे लेना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलेंगे जिसमें आपके बेसिक से चीजें कवर हो रखी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके इसमें कवर हो रखे हैं लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपकी है इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, फुल लेंथ आपके क्विजेज हैं टॉपिक वाइज और आपका सेक्शनल टेस्ट भी है, तीनों टाइप के। देन वीकली लाइव डाउट सेशंस ले जाते हैं जिसमें आपके मेंटर्स लाइव आपका डाउट रिजॉल्व करते हैं एंड देन लाइव रिवीजन क्लासेस आपके बिफोर एग्जाम आपको ज्यादा बूस्ट करने के लिए आपकी प्रिपरेशन को लाइव रिवीजन क्लासेस विल बी, ठीक है। तो ये सारे फीचर जो हैं वो इस कोर्स के अंदर हैं। सो आप देख सकते हो, इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट द कोर्स सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको इस सेशन की जो पीडीएफ्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होंगी, वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज आप में से कई ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप यूपीएससी सीसेट के बारे में आपको कुछ और डिटेल्स जाननी हो, ठीक है, सो आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो edutapp.co.in पे। आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल का जो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ब्लॉग्स आपको खुल के निकलेंगे, ठीक है, ब्लॉग्स निकालेंगे आप। तो आप इसके बाद कैटेगरी सर्च करोगे,
यूपीएससी आपने क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। इस सेट ऑफ मार्किंग स्कीम क्या होती है, लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन, सिलेबस, सब कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको विजिट कर सकते हो ऑन द वेबसाइट टू, ठीक है। तो ये सारे ब्लॉग्स हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में।